हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईटी। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी। पिछली वीडियो में हमने 5 टॉपिक पूरे कर लिए थे और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग। तो नर्सरी और ट्रांसप्लांटिंग की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम देखते हैं नर्सरी क्या होता है और फिर देखेंगे ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है। सबसे पहले नर्सरी क्या होता है, डेफिनेशन से बात करूं तो अ नर्सरी बेड इज ए वेल प्रिपेयर्ड स्मॉल एरिया वेयर सीडलिंग्स आर ग्रोन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। मतलब आपने क्या करना है, एक एरिया तैयार करना है जिसमें आप पौधों के बीजों द्वारा एक सीडलिंग तैयार करोगे। पूरे सीडलिंग से हम क्या करेंगे, पौधों के बीजों द्वारा एक छोटे छोटे पौधे तैयार करेंगे। फिर उन छोटे छोटे पौधों को तैयार करके हम ट्रांसफर करते हैं हमारे मेन फील्ड में, जिसे ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। और जहां वो छोटे छोटे पौधे तैयार किए गए उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, उस छोटे से एरिया को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नर्सरी। नर्सरी में काफी चीजें ध्यान रखने लायक होती है, लेकिन उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार हिंदी में डेफिनेशन पढ़ दो। एक अच्छी तरह तैयार छोटा क्षेत्र जहां रोपाई से पहले पौध तैयार की जाती है, पौध तैयार की जाती है। ओके जी। एडवांटेज देखते हैं जी, नर्सरी से क्या क्या लाभ होते हैं। नर्सरी बीज व लागत की बचत करती है। सेव सीड एंड कॉस्ट। देखते हैं कैसे करेगी, वही बताऊंगा आपको। बेहतर देखभाल, पौधों की बेहतर देखभाल करेंगे। और समान एवं स्वस्थ पौधे, यूनिफॉर्म एंड हेल्दी सीडलिंग्स। जो पौधे स्वस्थ होंगे उनको ही आगे ट्रांसफर करेंगे, जो हेल्दी नहीं होंगे उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऑफ सीजन कल्टीवेशन पॉसिबल। आप अप्राकृतिक, मतलब जैसे एनवायरनमेंट में जैसे अभी उनका टाइम नहीं आया ग्रो करने का, हम ऑफ सीजन भी चीजों को ग्रो कर सकते हैं, पौधों को ग्रो कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो उसमें भी ये मदद करती है। अब देखते हैं कि बीज लागत को कैसे कॉस्ट कटिंग कैसे करती है। ये कॉस्ट कटिंग ऐसे करती है कि आपने, जैसे आपको पता है कि मेन फील्ड में, आपके मेन फील्ड में आपने एक प्रॉपर स्पेसिंग पे पौधे लगाने हैं। आपने क्या किया, आपने नर्सरी में सबसे पहले प्लॉट्स को तैयार किया, सैपलिंग्स को तैयार किया। उसके बाद उसको काउंट करके और आपके जो मेन फील्ड में आपने प्रॉपर स्पेसिंग से उसको अरेंज कर दिया, उसको सेट कर दिया, ट्रांसप्लांटिंग कर दी। तो इससे आपको क्या हुआ, ब्रॉडकास्टिंग में जैसे आप बहुत सारे बीज सीड्स वगैरह ऐसे बिखेरते हो, उसमें काफी नुकसान होता है। तो इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट सेट हो जाता है कि प्रॉपर आपके हाथ में कंट्रोल होता है कि आपने कितनी प्लांट पॉपुलेशन सेट करनी है आपके पर हेक्टेयर में, कितनी स्पेसिंग से। तो इससे काफी कॉस्ट की बचत होती है। और अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो अगर आपने प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन रखा है, तो आप जो उस पे फर्टिलाइजर उर्वरक वगैरह या कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड या बायोकेमिकल वगैरह आप यूज करते हो, तो उसमें भी आपको काफी बचत देखने को मिलती है जब एक प्रॉपर क्या कहते हैं पॉपुलेशन मेंटेन होती है। ठीक है, कंपटीशन भी कम होता है उनमें, इस तरीके से। अब करते हैं टाइप ऑफ नर्सरी की बात। नर्सरी के टाइप में देखो, आप फ्लैट बेड, राइज्ड बेड, संकन बेड और पॉली बैग या ट्रे की बात कर रहे हैं। छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। ये आपका फ्लैट बेड है, मतलब आपने कोई चेंज नहीं किया। जैसे आपका पास आपका सरफेस था, जैसे आपके पास एक फील्ड था, आपने उसी पे ही क्या कर दिया, पौधों को लगा दिया, बीज को बो दिया और पौधे तैयार कर लिए। ये होता है फ्लैट बेड। अब ये फ्लैट बेड था, तो फ्लैट बेड था तो इसे फ्लैट बेड बोल दिया। अब कहते हैं राइज्ड बेड। उसको थोड़ा सा कैसे रखते हैं, उठा के रखते हैं, सरफेस से थोड़ा सा उठा के रखेंगे, इसे बोलेंगे राइज बेड। और एक होता है संकेन। संकेन को क्या करेंगे, सरफेस से नीचे की तरफ डीप, थोड़ा सा ऐसे समझो कि गड्ढा खोद के डीप, इसे बोलते हैं संकेन या डीप मेथड ऑफ नर्सरी। ये कहाँ का काम आते हैं बता देता हूँ। जो नॉर्मल, जहां नॉर्मल रेनफॉल होती है, नॉर्मल रेनफॉल एरिया है, वहां तो हम करेंगे इसका फ्लैट बेड का यूज। जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई है, रेनफॉल बहुत हाई है, ज्यादा है, तो वहां क्या होता है, पानी पहले से ही काफी पौधों को उपलब्ध होता है, प्रोवाइड होता है, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती पानी की। ज्यादा से ज्यादा बारिश आएगी तो क्या होगा, अगर पानी जमा रहेगा तो पौधे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, बेड को, नर्सरी बेड को थोड़ा हाइट पे रखते हैं। अप्रोक्स आप समझो कि 15 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर की हाइट पे रखते हैं बेड को उठा के, ताकि जो पानी है वो नीचे चला जाए, पानी का ड्रेनेज अच्छा हो, निकासी अच्छी हो। अब करते हैं डीप या संकेन की बात। डीप या संकेन में क्या होता है,
इस बेड को कहाँ यूज करते हैं? जहां ड्राई या कोल्ड, कूल, कोल्ड, ड्राई या कोल्ड एरियाज में जहाँ एयर चलती है, जैसे डेजर्ट हो गया या किसी ठंडे इलाके में ठंडी हवाएं चलती है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं? सनकेन या डीप बेड का यूज करते हैं। यहाँ क्या होगा, अगर हवाएं चल रही है ऊपर सरफेस पे, तो अगर पौधे लगे हैं डीप डीप बेड में, तो इन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हवाओं का असर इन पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा सेफ रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा खोद के या डीप करके इनको, नर्सरी को तैयार किया जाता है। जो पोली बैग है, ट्रे है, इसमें क्या होता है? एक ट्रे लेते हैं, ट्रे के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह डाल के, लकड़ी का बुरादा वगैरह डाल के, कोकोपीट वगैरह डाल के, और उसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशंस के साथ, और जिससे फिर उनको बाद में फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह की ट्रेज होती है, ये पॉलीबैग ट्रेज भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखो ये क्या है? फ्लैट बेड जनरली क्रॉप्स में की जाती है, बिल्कुल राइज बेड, ऊंचा बेड जहां रेनी सीजन होता है बेटर ड्रेनेज के लिए, संकर बेड जहां धसा हुआ हो, धसा हुआ मतलब, धसा हुआ मतलब खोद के आपने तैयार किया एक ऐसे बेड, ठीक है, सरफेस से नीचे कर, जहां ड्राई एरिया हो, मॉइस्चर कंजर्वेशन करना हो तो, पर ड्राई एरिया के साथ साथ आप नहीं सकते हो जहां कोल्ड एयर भी चलती हो, ठीक है। ड्राई एरिया में हालांकि जैसे राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां तो आपने देखा होगा कि वहां मिट्टी गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है। लेकिन आप यहाँ पे ये बात लिखना कि जहाँ ड्राई एरिया की जगह पे लिखना जहाँ ड्राई एयर चलती हो या जहाँ कोल्ड एयर चलती हो, उसके लिए आप क्या करते हो? सनकेन बेड यूज करते हो, डीप बेड यूज करते हो, इसको डीप बेड भी कह सकते हैं, लिखा भी जाता है। पॉलीबैक्टीरिया के बारे में बता दिया। पॉलीबैक्टीरिया ऐसे भी हाई वैल्यू वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ग्रो करने के लिए हम तैयार करते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता था, कल शायद थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया, आपको एक बता देता हूँ, पेज हो लेता हूँ। हाँ, मैं बताना चाहता था कि जर्मिनेशन के टाइम में अगर पूछा जाए, जर्मिनेशन का टाइप मैं आपको बता ही देता हूँ। एक होता है हाइपोजियल, एक होता है एपीजियल। ये दो तरह के टाइप होते हैं जर्मिनेशन के, ठीक है। मोस्टली जितने भी मोनोकोट्स होते हैं, ये हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन शो करते हैं, और डाइकोट्स जो होते हैं, ये एपीजियल टाइप का जर्मिनेशन शो करते हैं। एपी का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब बाहर, और हाइपो का मतलब है अंडर साइड, मतलब अंदर। तो जैसे आपने सीड डाल दिया सोइल, सीड डालने के बाद क्या होगा? सीड में जो आपका कोटिलेडोन है, अगर वो अंदर ही खुलता है तो वो है हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन। अगर कोटिलेडोन है वो सोइल के बाहर आके खुलता है, तो उसे बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। ओके, इस तरह तरीके से होता है। जितने भी हाइपोजियल मतलब मोनोकोट्स होते हैं वो हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करते हैं, और बाकी डाइकोट्स जो है वो एपीजियल करते हैं। सारे के सारे, कुछ एक्सेप्शन होंगे, वो आप एग्जांपल्स पढ़ोगे। और बट ये एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता था। एक बात मैं बता दूं मोनोकोट्स के बारे। मोनोकोट्स के लिए आप अभी देख लो कि जो नैरो और लॉन्ग लीव्स, ये मोनोकोट्स की निशानी है। क्या? पतली संकरी या लंबी पत्ती, ठीक है, संकरी पत्ती और लंबी पत्ती, ये मोनोकोट्स की निशानी है। जैसे आपने देखा होगा राइस, वीट, ओके, इस तरीके का ये मोनोकोट्स की निशानी है। ये सारे के सारे हाइपोजियल दिखाते हैं, और बाकी डाइकोट्स है चौड़ी पत्ती वाले, और वो एपीजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं, ठीक है जी। चलते हैं आगे। नर्सरी में थे, नर्सरी की बात करते हैं। नर्सरी बेड प्रिपरेशन की बात करें, नर्सरी बेड प्रिपरेशन में फाइन टिल्थ, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए मिट्टी भुरभुरी। आप टिलेज वगैरह ऑपरेशन करके, टिलेज के ऑपरेशन करके मिट्टी को भुरभुरा कर लो, ठीक है। मिट्टी को बढ़िया ऑपरेशन करके तैयार किया जाता है। मिट्टी भुरभुरी होगी, अच्छी फर्टाइल होगी, तो पौधे जो सीडलिंग्स है वो काफी अच्छे से ग्रो करेगी, काफी मजबूत बनेगी। ओके, FYM कंपोस्ट अप्लाइड करना चाहिए हमें। गोबर वगैरह की खाद FYM डाल के, FYM मतलब गोबर की खाद, वो आप अपनी नर्सरी में डालो। प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरपूर रखो उस नर्सरी को, ताकि जो सीडलिंग्स है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे। रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव कर दो ताकि कंपटीशन ना हो। वीड्स होता है खरपतवार, खरपतवार को हटाना ताकि कंपटीशन ना हो, प्रतिस्पर्धा ना हो मुख्य फसल, मेन क्रॉप और वीड्स के बीच में। सीड ट्रीटमेंट की बात करें, बिफोर सोइंग, बीजोपचार। हाँ,
बीजोपचार करना है आपको। मैंने कल पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया भी कि बीजोपचार कैसे करते हैं। FIR सीक्वेंस से करेंगे। F का मतलब फर्टिलाइजर, I का मतलब इंसेक्टिसाइड, R का मतलब राइजोबियम। ठीक है जी। और फंगिसाइड में मैंने आपको बताया था, थायरम आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थायरम। ओके, चलो आगे चलते हैं। साइज ऑफ नर्सरी बेड। नर्सरी बेड का साइज कॉमन साइज है। अगर लंबाई की बात करूं मैं, लंबाई की बात करूं, जिसे हम लेंथ कहते हैं, लेंथ की बात करूं तो 3 to 5 मीटर। और अगर विड्थ की बात करूं, जिसे हम चौड़ाई कहते हैं, चौड़ाई रखो आप 1 से 1.5 मीटर। ओके। और ये जो देखो हाइट लिखा हुआ है, हाइट मैंने आपको बताया था 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। ओके जी, इतनी। और इसमें लिखा है पाथवे। पाथवे मतलब बीच का रास्ता, नर्सरी के बीच में रास्ता कितना होना चाहिए, 30 से 45 सेंटीमीटर का बता रखा है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि दो नर्सरी के बीच में, दो नर्सरी बेड के बीच में स्पेस कितना हो, तो आप लिख सकते हो 45 से 60 सेंटीमीटर का स्पेस दो नर्सरी के बीच में। ओके। और प्रॉपर ड्रेनेज, हाँ ड्रेनेज पूरा प्रॉपर होना चाहिए नर्सरी में। ड्रेनेज इसलिए प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि नर्सरी में अगर आप देखो कि जैसे जो मेन जो डिजीज लगती है वो लगती है डैम्पिंग ऑफ। नर्सरी की मेन डिजीज है डैम्पिंग ऑफ। ये फंगस से होती है, कवक से होती है, फंगस से। ठीक है। ये ज्यादा मॉइस्चर, सॉरी ज्यादा, अगर ड्रेनेज अच्छी ना हो तो ये हो जाता है। ठीक है, ज्यादा पानी रुका रहे तो वाटर लॉगिंग फ्री होनी चाहिए आपकी नर्सरी। और नर्सरी में तो मुझे अभी इतनी बातें याद आ रही है। हाँ, एक चीज और याद आ रही है कि फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन का यूज करके आप सॉइल स्टरलाइज कर सकते हो, मृदा निर्जमीकरण करना। 1% फॉर्मेल्डिहाइड, या जिसे फॉर्मेलिन भी बोलते हैं, इसको 4 से 5 लीटर पर मीटर स्क्वायर सॉइल में डाल के आप क्या कर सकते हो, मृदा को निर्जमीकृत कर सकते हो। ठीक है जी। अब करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की बात। ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई, डेफिनेशन क्या देखते हैं। ट्रांसप्लांटिंग इज शिफ्टिंग सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू मेन फील्ड। आपके मेन फील्ड में, नर्सरी में जो आपने पौधे तैयार किए हैं उन पौधों को मेन फील्ड में ट्रांसफर करना ही ट्रांसप्लांटिंग है। एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। अब ट्रांसप्लांटिंग के क्या फायदे हो सकते हैं देखो। एक समान पौध संख्या, मतलब यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन। आपने जो प्लांट पॉपुलेशन रो में डिसाइड की है, हर रो में उतनी ही प्लांट पॉपुलेशन सेम जगह पे, सेम स्पेस पे, जैसे आप रखना चाहो वैसे। स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम। रूट सिस्टम अच्छा होगा क्योंकि आपने जो नर्सरी में प्लांट्स तैयार किए उनमें आपने न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं छोड़ी, उनको प्रॉपर ग्रो किया, तो स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम आपको मिलेगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। आप लैंड का प्रॉपर यूज करोगे, यूनिफॉर्मिटी से जब पौधे लगेंगे तो लैंड का प्रॉपर यूज होगा। अर्ली हार्वेस्टिंग पॉसिबल, जल्दी फसल तैयार। अगर नर्सरी आपने जैसे बुआई से, जैसे बुआई से आप बुआई के समय, उससे पहले आपने नर्सरी तैयार कर ली, फिर बुआई के समय पे आपने पौध का रोपण कर दिया, पौध का क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर दी। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप 20-25 दिन पहले ही, 20 से 25 दिन पहले ही आपको क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग करने के लिए आपकी क्रॉप तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। क्रॉप यूजिंग ट्रांसप्लांटिंग, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आप राइस में ट्रांसप्लांटिंग करते हो, टमाटर में करते हो, ब्रिंजल में करते हो, कैबेज और कॉलीफ्लावर वेजिटेबल्स में करते हो, एंड टोबैको तंबाकू में करते हो। आइडियल स्टेज फॉर ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई की सही अवस्था क्या हो, 4 to 6 लीफ स्टेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिखता है कि अगर प्लांट पे 4 to 6 लीव्स आपको दिखाई देती है तो आप उस टाइम पे क्या कर दो, ट्रांसप्लांटिंग कर दो। वैसे तो हर पौधे में टाइम डिपेंड करता है। जैसे आप देखोगे कुछ ट्रीज वगैरह, जैसे फलों वगैरह के लिए तो 1-1 साल तक की सैपलिंग तैयार की जाती है, 1 साल बाद ट्रांसफर किया जाता है। और सब्जियों में तो कम समय में ही कर दिया जाता है। और सीरियल्स वगैरह में भी कर दिया जाता है। सीरियल्स वगैरह के लिए ये लाइन अच्छी है कि 4 to 6 लीव स्टेज पे आप क्या करो, ट्रांसप्लांटिंग कर दो। स्ट्रॉन्ग रूट्स, मजबूत जड़, डिजीज फ्री सीडलिंग्स, आपको रोग रहित बिल्कुल किसी पे, एक तो रूट्स उनकी स्ट्रॉन्ग होगी और साथ में आपको डिजीज फ्री सैपलिंग्स आपको मिलेंगे पौधे ट्रांसफर करने के लिए। इन चीज का आप ध्यान रखते हैं और यही सही अवस्था है। इंपॉर्टेंट गाइड, मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है। शाम या बादल आने वाले दिन रोपाई, मतलब जब धूप निकली हो तब नहीं करना,
जब सूरज चला जाए, या अर्ली मॉर्निंग, या आप शाम को कंसीडर करते हैं, शाम को, या जिस दिन बादल हो, धूप वगैरह ना आई हो उस टाइम, मतलब आप तब उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे जब इवेपोर ट्रांसपायरेशन वगैरह चल रहा होगा। प्रॉपर स्पेसिंग, बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिंग में आपने क्या करना है, सीडलिंग को तैयार करना है, और उसके बाद जब ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो वो आप तब भी प्रॉपर स्पेसिंग से ही उनको मैनेज करोगे। इरिगेशन इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग करते ही आपको इरिगेशन करना है। वैसे तो आपने अगर हार्डनिंग का कभी सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूँ हार्डनिंग क्या होता है। हार्डनिंग में हम पौधों की जैसे ट्रांसप्लांट करने से पहले 8 से 10 दिन पहले हम क्या करते हैं, इरिगेशन देना बंद कर देते हैं सैपलिंग्स को, पौध को। तो उससे क्या होता है, पौधों को इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसको जैसे ही मेन फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है, उस टाइम उसको पानी दे दिया जाता है, इरिगेशन दे दी जाती है, जिससे वो क्या करता है, वहां पे अडोप्ट कर लेता है जल्दी से जल्दी उस एरिया को, नए एरिया में जो उसके लिए एरिया में चेंजेस आया है, उस चेंज को वो झेल लेता है, अडोप्ट कर लेता है वहां के एरिया को। तो ये हुआ आपका ट्रांसप्लांटिंग। अब चलते हैं क्रॉप डेंसिटी एंड क्रॉप जियोमेट्री। ये वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा टॉपिक है। क्रॉप डेंसिटी, पौध घनत्व, मतलब आप प्रति इकाई क्षेत्र में कितने पौधों की संख्या लगा रहे हो। इसके बारे में हमने शायद कल बात की थी, आज थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्रॉप डेंसिटी के बारे में। नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया, यह तय करता है कि 1 वर्ग मीटर या पर हेक्टेयर में कितने पौधे होने चाहिए। आपको बताना है कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं इस फसल की। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप डेंसिटी, क्या फायदा होगा, सूर्य प्रकाश सही मिलता है। अगर आप प्रॉपर डेंसिटी रखोगे तो उनके अंदर कंपटीशन नहीं होगा। मेन तो हमें कंपटीशन को रोकना है, चाहे वो फिर लाइट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड हो, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग इसलिए बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर डेंसिटी आपको रखनी पड़ेगी प्लांट की, वो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य प्रकाश सही मिलता है, प्रॉपर सनलाइट मिलती है जी, ये फायदा होता है। रिड्यूस कंपटीशन, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा कम होती है। हायर यील्ड, जब उनमें कंपटीशन कम होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। बेटर रिसोर्सेज यूज, हाँ जी, वही कंपटीशन में बात आ जाए। इफेक्ट्स ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, अब हाई डेंसिटी होगा तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। थिन एंड वीक प्लांट्स, प्लांट जो है कमजोर होंगे, न्यूट्रिएंट पूरा नहीं होगा, न्यूट्रिएंट में कंपटीशन होगा, ठीक है। तो प्लांट कमजोर दिखेंगे आपको, वीक दिखेंगे। लो यील्ड, और जब न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहे, प्रॉपर पोषण ही नहीं मिल रहा, तो यील्ड भी कम आएगी। इफेक्ट ऑफ वेरी लो डेंसिटी, बहुत कम पौधे की संख्या में क्या प्रभाव डालेंगे, देखो वेस्टेज ऑफ स्पेस, स्पेस की वेस्टेज होगी। अगर आपने बहुत कम पौधे लगा दिए तो भी स्पेस की वेस्टेज होगी। लो टोटल बायोमास, कुल उत्पादन कम होगा। एक लाइन कट चुकी है, खरपतवार अधिक होंगे, हाँ, ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वीड जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। वीड मतलब खरपतवार ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा, अगर आपने पौधों को दूर दूर लगा दिया तो बीच में कोई पौधा तो उगेगा, कोई अगर एक्स्ट्रा पौधा हो गया उसको वीड बोलते हैं, जो हमारी बिना मर्जी के हो गया, हमारे हमने चाहा नहीं था उसे, तो वो गया, तो हम क्या करेगा, वो ग्रोथ प्लांट में क्या करेगा, वो दूसरे जो हमारी मेन ग्रुप है उसके साथ कंपटीशन करेगा। तो ये 3 चीजें हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डेंसिटी, पौध घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है जी। पौध घनत्व को प्रभावित कैसे करते हैं, सीड साइज, बीज का आकार, कल मैंने आपको बताया था बीज का आकार मैटर करता है, आपकी पौधे की कितनी स्पेसिंग रखनी है आपने उसमें। सोइल फर्टिलिटी, बिल्कुल, अगर फर्टिलिटी ज्यादा है फिर पौधे पास पास रह सकते हैं, अगर फर्टिलिटी कम है, न्यूट्रिएंट कम है, तो फिर कंपटीशन करवाने का ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए हम अगर फर्टिलिटी अच्छी हो तो आप डेंसिटी बढ़ा सकते हो, अदरवाइज डेंसिटी कम रखो, क्योंकि न्यूट्रिएंट तो फिर है ही कम, पहले से ही कम है, तो फिर आप ज्यादा डेंसिटी क्यों रखो, ज्यादा पॉपुलेशन क्यों बढ़ाओ प्लांट्स की। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, नमी की कमी हो तो भी कम करें, नमी अच्छी होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, उस पर भी मैटर करता है। क्रॉप वेराइटी, किस्म पे डिपेंड करता है, बिल्कुल किस्म किस तरह की है, सूखा सेंसिल है या वो मिट्टी की उर्वरता पे झेल जाता है, कैसी परफॉर्मेंस देता है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो डेंसिटी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर्पज की बात करें, ग्रेन या फूडर है, दाना चारे वाले देश, हाँ, अगर फूडर क्रॉप है, आपको चारे के लिए चाहिए, तो आप डेंसिटी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें बायोमास से मतलब है उसकी, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स, उदाहरण की बात करते हैं, वीट में 150 से 200 प्लांट प्रति मीटर स्क्वायर की बात करें, और राइस में ट्रांसप्लांटेड की बात करें 33 से 44
हिल्स, हिल्स मतलब क्या होते हैं? गुच्छे। ठीक है, हिल्स मतलब गुच्छे होते हैं जो आप ट्रांसप्लांटिंग करते टाइम यूज करते हो पर मीटर स्क्वायर। और मेज की बात करें तो 55,000 टू 70,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल्स है। आगे चलते हैं। क्रॉप जियोमेट्री डेफिनेशन, खेत में पौधों का समुचित विन्यास या व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड। आपने फील्ड में प्लांट्स की कैसे अरेंजमेंट किया है, उस अरेंजमेंट को ही क्रॉप की जियोमेट्री कहा जाता है। जैसे रो टू रो स्पेसिंग आप इसमें ध्यान रखते हैं, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग आप ध्यान रखते हैं, और किस डायरेक्शन में पौधों को लगा रहे हैं। तो पौधों को हम देखते हैं कभी भी, आप फील्ड देखना, ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट और ये ईस्ट। यहाँ आपका राजस्थान, यहाँ आपका ईस्टर्न स्टेट्स लाइक सेवन सिस्टर्स जिसे बोलते हैं हम, वो। और इस तरफ जम्मू एंड कश्मीर, इस तरफ तमिलनाडु। ठीक है, ये कुछ स्टेट के नाम मैंने लिखे हैं। तो ये था आपका यहाँ नॉर्थ टू साउथ। आप इस डायरेक्शन में इस तरीके से क्या करोगे, रोज को तैयार करोगे। ठीक है जी, रोज लगेगी, इस दिशा में आप क्या करोगे, प्लांटिंग करोगे। ओके, ये बात बताइए। अब करते हैं कुछ स्पेसिंग की बात। वीट में 20 to 22 सेंटीमीटर की स्पेस रखते हैं रो टू रो। बाकी राइस में देखो आप, ये R/P है। रो टू रो की जो स्पेसिंग है राइस में, वो है 20 सेंटीमीटर एक रो से दूसरी रो की और दूरी। और प्लांट टू प्लांट है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट की दूरी। ओके जी, इसी तरह मेज के बारे देखो, 16 to 20 R/P। कॉटन की देखो तो 75 into 30, सोयाबीन की 45 into 10, मस्टर्ड की 30 into 10। कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लेना। अगर आप इन्हें यही याद करते चलोगे तो आपको क्रोप्स पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्रोप बोल के, कि आप बताओ कॉटन क्रोप को समझाओ। तो फिर आपको पूरा का पूरा कॉटन क्रोप लिखना पड़ता है, वहां ऐसी बातें आप लिख सकते हो अगर आप यहाँ पे याद करके चलते हो तो। ओके जी, तो नैरो वर्सेस वाइड स्पेसिंग। ओके जी, नैरो स्पेसिंग संकरी दूरी, मोर प्लांट्स अधिक पौधे। जितनी नैरो होगी, जितनी पतली होगी, तो उसमें ज्यादा पौधे लगेंगे। क्विक कैनोपी कवर, जल्दी से जल्दी पूरे के पूरे एरिया को कैनोपी द्वारा कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, और सुटेबल फॉर स्मॉल क्रॉप्स, वीट राइस के लिए आप नैरो स्पेसिंग रख सकते हो। ठीक है जी, स्पेसिंग नैरो रखी जाती है। वाइड स्पेसिंग में क्या होता है, वाइड स्पेसिंग में आप कौन कौन सी, मेज और कॉटन, जिसमें आप कॉटन में आपने देखा होगी, कॉटन काफी बड़ा प्लांट लगता है कॉटन का, फिर आप कॉटन उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हो। तो ऐसी जगह पे आपको स्पेसिंग ज्यादा ही रखनी पड़ती है। एग्जांपल्स के लिए कि आप किस तरह की, मोर एरिएशन जिसमें हवा का अच्छा क्रॉसिंग होता है, वाइड स्पेसिंग में लेस डिजीज, रोग कम लगते हैं, और सुटेबल फॉर टोल क्रॉप्स लाइक मेज और कॉटन, टोल क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्रॉप के अकॉर्डिंग आप डेंसिटी कम रखनी है ज्यादा रखनी है, तो आप उस हिसाब से नैरो मतलब संकरी पंक्तियां, और वाइड मतलब चौड़ी पंक्तियों का उपयोग करते हैं। हाउ क्रॉप जियोमेट्री हेल्प सील्ड, कैसे क्रॉप की जियोमेट्री है वो ईल्ड में मदद करती है। फसल ज्यामिति उत्पादन कैसे बढ़ाती है। ठीक है, अब देखिए, रिड्यूस क्राउडिंग, भीड़ कम होगी, जितनी भीड़ कम होगी कंपटीशन कम होगा। इंप्रूव रूट स्प्रेड, जड़ों को फैलने का पूरा मौका मिलेगा, जड़ें अच्छे से फैलेंगी, बेहतर फैलाव होगा। जितना ज्यादा जड़ों का फैलाव अच्छा होगा, वो उतना ही मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करती है। बेटर न्यूट्रिएंट अपटेक, अभी जड़ों का जो फैलाव होगा, उससे क्या होगा, अच्छे जड़ों का फैलाव हुआ तो न्यूट्रिएंट का अपटेक भी अच्छा होगा पानी के साथ। इंक्रीजेज फाइनल ग्रेन यील्ड, और मतलब क्या होगा, आपकी जो अनाज की जो उपज है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, तो बिल्कुल उसमें उपज में तो बढ़ोतरी होगी। इंपॉर्टेंस की बात करूं क्रॉप जियोमेट्री में, तो यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड, समान पौधे वितरण, आपने समान रूप से पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वितरण कर दिया, सेट कर दिया इसको। इजी वीडिंग एंड इंटरकल्चर, मतलब आपने वीड वगैरह अगर तो उगते ही है, वीड वगैरह उगे, कोई एक्स्ट्रा वीड आ गया तो आपने वीड को क्या कर दिया, इजी, उसको अगर आपके पास प्रॉपर स्पेसिंग होगी तो आप उसमें छाट सकते हो कि ये ऐसा पौधा उग गया जो यहाँ पे पहले नहीं था। तो आप उसको, आपके लिए वीड को कलेक्ट करना, सॉरी वीड को एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। ठीक है जी, इंटरकल्चरल ऑपरेशन लाइक स्प्रे
फर्टिलाइजर डाल दिया, FYM वगैरह प्रॉपर, जो भी आप काम करते हो हार्वेस्टिंग वगैरह प्रॉपर बहुत इजी हो जाती है आपके लिए, ये बहुत फायदा देता है। बेटर सनलाइट यूज, उत्तम प्रकाश उपयोग, जितना स्पेस मेंटेन रहेगा तो आपको लाइट वगैरह काफी पौधे को सही है प्रॉपर मिलती है, कंपटीशन लाइट में कम होता है। हाइपर फोटोसिंथेसिस, अधिक प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है, फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है, अच्छा फोटोसिंथेसिस मतलब फूड अच्छा मिलेगा पौधों को। सुटेबल फॉर मशीनरी, मशीन वगैरह चलाना, जैसे कि आपने देखा होगा हार्वेस्टिंग के टाइम मशीन चलते हैं, थ्रेशर वगैरह चलते हैं, स्प्रे करते हैं तब मशीनों वगैरह से की जाती है। और भी इंटरकल्चर ऑपरेशन के रिलेटेड बात ही कर रहे हैं, जब इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं मशीनों से तो मशीनों को चलने के लिए भी प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, इसीलिए जियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑप्टिमम, देखते हैं जी क्या है इसमें। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में पौधे की वह संख्या जो बिना प्रतिस्पर्धा के अधिकतम उत्पादन देती है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मीन द आइडियल नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया दैट गिव्स मैक्सिमम यील्ड विदाउट कंपटीशन, मतलब आप उतनी ही दूरी, ना ज्यादा ना कम, प्रॉपर दूरी दूरी का एनालिसिस करके आप क्या करते हो, प्रॉपर स्पेस का एनालिसिस करके उसके अंदर पौधों को सेट करते हो, पौधों को लगाते हो, जिससे क्या होता है उनके अंदर कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा और तो यील्ड ज्यादा देगी। अगर ज्यादा दूरी कर दी तो वही लीड ज्यादा आ जाएंगे, फिर यील्ड कम हो जाएगी। तो ऐसे प्रॉपर स्पेस, आप प्रॉपर जियोमेट्री से प्रॉपर स्पेस से प्लांट की एक पॉपुलेशन डिसाइड की जाती है, एक प्लांट पॉपुलेशन फिक्स हो जाती है। जब आपको उसका पता लग जाता है, आप प्लांट पॉपुलेशन पे, उस प्लांट पॉपुलेशन पे जब आप पौधों को लगा देते हो तो उसके अंदर कंपटीशन भी नहीं होता और यील्ड भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है नॉर्मल से। टू मैनी प्लांट्स मतलब कंपटीशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा दोगे तो कंपटीशन, टू फ्यू प्लांट्स कम प्लांट रखोगे तो क्या होगा, लो यील्ड, इसमें वीड्स वगैरह हो सकते हैं कम प्लांट लगने पे। इसका क्या महत्व है, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन का क्या महत्व है, इससे क्या फायदा होता है। तो प्रकाश का अधिक उपयोग, बिल्कुल प्रॉपर स्पेस, तो प्रकाश का अधिक उपयोग, पोषक तत्वों का सही अवशोषण, न्यूट्रिएंट अपटेक का काफी अच्छा होगा, अच्छी वायु संचार, एयर जो है हवा का संचार अच्छा होगा, हाई ग्रेन यील्ड, उच्च उत्पादन, अच्छा उत्पादन होगा, लेस लोजिंग, मतलब लोजिंग का मतलब होता है गिरना, तो फसल का जो गिरने की संभावना है वो भी कम हो जाती है। फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जो कारक पौधे का घनत्व तय करते हैं, कौन से, क्रॉप टाइप, फसल का प्रकार, बिल्कुल टोल क्रॉप्स है जैसे मेज वगैरह बड़ी क्रॉप्स है, इनमें वाइड स्पेसिंग, स्पेस को ज्यादा रखा जाता है, जैसे आपने मेज को देखा था। स्मॉल क्रॉप्स लाइक बीट, राइस, ये छोटी क्रॉप्स है, इनमें आप क्लोज स्पेसिंग रखते हो। वही नैरो और वाइड वाला केस, नैरो, आपने नैरो पंक्तियां रखनी है, संकरी पंक्तियां या चौड़ी पंक्तियां रखनी है, उसका वाला केस। वैरायटी किस्मों पर डिपेंड करता है, ड्वार्फ किस्में है, अगर बोनी किस्में है तो हायर पॉपुलेशन, आप ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रख सकते हो। टोल है अगर बड़ी किस्में है जिसमें पौधा लंबा होता है, जिसमें आप लोअर पॉपुलेशन रखते हो, ये भी ऊपर वाले से मैच करता है बिल्कुल। सोइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरकता, फर्टाइल सोइल है तो मोर प्लांट्स, पुअर सोइल है जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध है तो वो उसमें कम प्लांट लगाओ ताकि कंपटीशन ना हो। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, नमी की उपलब्धता पे वो भी आपको बता दिया था किस क्रॉप को कैसा नमी का चाहिए होता है। ठीक है, अगर नमी कम है तो वही सेम फर्टिलिटी की तरह, नई नमी कम है तो आप पौधे कम लगाए, नमी ज्यादा है तो पौधे ज्यादा लगाए। पर्पज ऑफ क्रॉप, ग्रेन फूडर, हाँ, अगर आपके पास चारे के लिए या ग्रीन मैन्योरिंग, हरित क्या बोलते हैं मैन्योरिंग को, कुछ तो बोलते हैं, ठीक है, तो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए आप क्या करते हो, हरी खाद के लिए आप क्या करते हो, हरी खाद के लिए आप डिपेंड नहीं करता पॉपुलेशन का, स्पेसिंग काफी कम रख सकते हो और अच्छे खासे पौधे लगा सकते हो, ठीक है, बेदा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन एग्जांपल्स, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन एग्जांपल्स देखो, वीट के लिए 150 से 200 प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर, राइस के लिए 33 से 44 हिल्स गुच्छे पर मीटर स्क्वायर, मेज के लिए 55,000 से 70,000, कॉटन के लिए 44,000 से 66,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए 3 लाख से 4 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर, मस्टर्ड के लिए 3,30,000 से 4 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर। इस तरीके से आप पॉपुलेशन को रखते हो, ठीक है। ये पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, जैसे आपके पास है 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आपका 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाने हैं, ये उसकी यहाँ पे आर इंटू पी, आर मतलब रो जिसे बोलते हैं हम, पंक्ति, और पी मतलब प्लांट, पौधा,
पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, जैसे आपको पता है, ये देखिए ये मेज की स्पेसिंग है, मेज की स्पेसिंग है 60 × 20 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हो, 10,000 मीटर स्क्वायर बटा 60 × 20, ठीक है। अब ये मीटर में, मीटर स्क्वायर में है तो इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 60 × 20 को। तो आप क्या कर सकते हो, 60 × 20 डिवाइड बाई 100, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1200 बटा 100, तो 12 आ गया, 10,000 बटा 12 कर दिया 333.3, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पहले तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और फॉर्मूला है जितनी आपको दूरी लेनी है, मतलब जितना आपने एरिया ले लिया, जैसे 10,000 मीटर स्क्वायर, फिर 60 × 20 अपॉन 100, काटा, 6×2 12, 12 को इसे डिवाइड कर दिया 8। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ हाई एंड लो पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन, अधिक पौधे, कंपटीशन ज्यादा, टोल एंड वीक प्लांट्स, डिजीज मोर, यील्ड कम। ठीक है, उपज कम होगी, डिजीज रोग ज्यादा लगेंगे, टोल और वीक, लंबे और कमजोर पौधे होंगे, कंपटीशन बहुत हाई होगा। लो पॉपुलेशन लगा दी तो क्या होगा, स्पेस वेस्टेज होगी, भीड़ ज्यादा बढ़ेगी, रीड कम होगी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी तो बैलेंस ग्रोथ और मैक्सिमम, मतलब संतुलित वृद्धि होगी, और अधिक आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, उत्पादन मिलेगा। एडवांटेज क्या है मेंटेनिंग ऑप्टिमम पॉपुलेशन के, हाईएस्ट यील्ड, आपको यील्ड ज्यादा मिलेगी, प्रॉपर स्पेसिंग होगी, हेल्दी स्ट्रॉन्ग प्लांट्स मिलेंगे आपको, हेल्दी और बिल्कुल मजबूत प्लांट्स मिलेंगे, बेटर रूट डेवलपमेंट, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों का और जल का अच्छे से उपयोग होगा, और उससे आपको क्या मिलेगा, अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।